आप सभी को सुप्रभात। मैं कुमार हिमांशु आप सभी दर्शकों, अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को अपने इस YouTube चैनल यानी स्टडी ट्रीट की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप सभी के समक्ष यह हिंदी लेकर आया हूं, जो कि कक्षा 7 का है यानी क्लास 7 का है। और ये पुस्तक का नाम है गुंजन हिंदी पाठशाला। गुंजन हिंदी पाठशाला का पाठ 2 है। पाठ 2 के शीर्षक है यह मेरा यह मीत का। यह मेरा यह मीत का। मीत का मतलब होता है साथी, मीत का मतलब होता है दोस्त, मीत का मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है, यह सरखा जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस कहानी को लिखे हुए हैं। और लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो अपने बचपन की बात को लिखे हुए हैं। अपने बचपन में जो हुआ था उसी बात का इसमें चर्चा है, ये किए हैं। देखा जाए तो सबसे पहले मैं ये शुरू करने से पहले आप सभी को आपके बुक से अवगत कराता हूँ। यही आपका बुक है और इसी बुक से यह पढ़ाई करवाई जा रही है। देखिए, इसी बुक का यह दूसरा पाठ है। लेकिन सबसे पहले मैं इसके बाद अब लेखक का परिचय देना चाहूँगा। लेकिन इसके पहले मैं आप सभी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग वाले आइकन को दबाकर उसे अभी सब्सक्राइब करें। और साथ में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसको दबाने से होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँगा, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ पहुंचेगा और आप उस नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो को आसानी से देख सकेंगे और उसका लाभ ले सकेंगे। इसके साथ साथ जो भी बच्चे बैठे हुए हैं इस क्लास के हैं, ठीक है, और उनमें ये बुक अगर चलता है, ये पुस्तक अगर चलता है उनके विद्यालय में, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो बैठे बैठे अपना पढ़ाई कर सके, ठीक है, और अपने एग्जाम की तैयारी भी उनकी हो जाए। चलिए हम लोग चलते हैं। तो मैं लेखक को परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचना है कौन कौन, देखिए, इसके सिवा और भी तो है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। इन्हें 1957 में पद्म भूषण और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया अर्थात नवाजा गया। 19 मई 1979 ईस्वी में को इनका स्वर्गवास हो गया। 1979 ईस्वी को इनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो चलिए हम लोग इस पाठ पे चलते हैं। तो इस पाठ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने शिक्षक द्वारा सुनाई एक कहानी का वर्णन किया है। उनके जो शिक्षक हैं वो एक कहानी सुनाए थे, तो उसी कहानी का इसमें वर्णन है, जिसे सुनकर उनके अनेक सहपाठी यानी दोस्त, साथ पढ़ने वाले मित्र विद्या प्राप्त करने में सक्षम हुए। मतलब विद्या प्राप्त वो कर लिए। यह मेरा यह मीत का इस युक्ति का अनुसरण करके सब एक दूसरे को सिखाते हैं। इस प्रकार सहपठन से सब पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगते हैं। मतलब इसी कहानी से सब लोग जो है अपने पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं और एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। एक दूसरे की जो जिम्मेदारी लेते हैं उससे हम लोग का आत्मविश्वास बढ़ता है और सहयोग करने से प्रेम बढ़ता है। और जो हम लोग दूसरे का सहयोग करते हैं तो उससे प्रेम बढ़ता है। चलिए चलते हैं इस कहानी में। हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है। उनके डर से हम लोग रोज का पाठ रोज तैयार कर लेते थे।
फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो न कुछ याद कर पाते थे, न बताई हुई विद्या को स्मरण रख पाते थे। स्मरण रखना का मतलब याद रखना, मतलब कोचिंग चलता था, ट्यूशन चलता था और उस ट्यूशन में सब लोग पढ़ता था, लेकिन 2 बच्चे ऐसे थे ना कि वो मतलब किसी तरह लिख लेते थे, गलत सही लिख देते थे, लेकिन याद नहीं कर पाते थे। वो कुछ भी याद ही नहीं करते थे, ठीक है, नहीं करते थे। यद्यपि लिखने का काम वे गलत सही पूरा कर लेते थे। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली। जो शिक्षक थे वो देखते गए, एक दिन उनके लिए उपाय सूझे कि ये दोनों बच्चा के लिए क्या किया जाए। ये जो बच्चे हैं तो नहीं याद कर रहे हैं, है ना, गलत सही लिख दे रहे हैं, लेकिन याद नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो उसके लिए उन्होंने उनको एक उपाय सूझा। तो युक्ति निकाली और वो भी एक कहानी, मतलब एक कहानी उनको सूझा और उस कहानी के माध्यम से उस बच्चे को सिखाए। वो उसी कहानी में इसमें चर्चा है। देखिए, एक कहानी जिसे मैं अब तक नहीं भूल पाया और न ही कभी भूल पाऊंगा। मतलब ये लेखक कहते हैं कि वो जो कहानी है अभी तक मैं नहीं भूला हूँ और ना मैं आगे तक कभी भूल पाऊंगा, ठीक है। तो उसी कहानी का चर्चा है जो लेखक के शिक्षक कहानी कहे थे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। किसी गांव में 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। गहरी मित्रता का मतलब एकदम बहुत अच्छी दोस्ती थी 2 बालकों में। दोनों एक दूसरे को मित्र कहकर पुकारते थे। दोनों एक दूसरे को, मित्र का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड, मित्र, सखी, ठीक है। मित्र का मतलब दोस्त, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को मित्र कहकर पुकारते थे और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे, यानी एक ही शिक्षक के पास ट्यूशन वो पढ़ने जाते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे। उन दोनों की जो मित्रता है उसको देखकर आस पड़ोस गांव के लोग जो थे बहुत हैरान थे कि बहुत ये दोनों में भाई दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है, ठीक है। लोग हैरान थे। एक दरिद्र का पुत्र था, मतलब जो 2 दोस्त में से एक धनवान घर से था और एक गरीब घर से था। दरिद्र का मतलब होता है गरीब घर से, ठीक है। तो न खाने के लिए ये पर्याप्त अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े, किताब कॉपी आदि की चर्चा तो दूर की बात है। अरे भाई, जो आदमी पहले खाना खाएगा, पेट भरेगा, तब तो कोई काम करेगा, हाँ, किताब देगा, कॉपी देगा या कोई भी काम करेगा। तो उस घर में खाने के लिए कुछ नहीं थे तो वो फिर कैसे पढ़ता? उसके पास बुक कहाँ से आएगा, ट्यूशन कैसे पढ़ेगा, है ना। तो न खाने के लिए ये पर्याप्त अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े, किताब कॉपी आदि की चर्चा तो दूर की बात है। दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था। जो दूसरा दोस्त था उसका, वो धनी व्यापारी का पुत्र था, यानी उसके पिताजी व्यापारी करते थे। उसका घर सब तरह से भरा पूरा था। जो उसका घर था व्यापारी वाला का, हर तरह से मतलब लैस था, है ना, भरा पूरा था। साथ ही उसके पास अपने मित्र के लिए एक दिल भी था। साथ अपने दोस्त के लिए, जो गरीब था, उसके लिए एक दिल भी रहता था कि मैं इसको सहायता करूंगा, और सहायता करता था। दिल भी था उसके पास। इसी हृदय की अपनी प्रेरणा से एक दिन वो अपने पिता के सामने अड़ गया। मतलब उसकी सहायता करने के लिए अपने पिता के सामने अड़ गया। और क्या कहा सुनिए कि यदि दरिद्रता के कारण मेरा मित्र ये पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। यदि गरीबी के चलते जो मेरा मित्र है नहीं पढ़ सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, मैं भी दरिद्र बनूंगा, ठीक है। उसी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। इस प्रकार उसने अपने मित्र के खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिताजी से करा ली। मतलब जिद कर दिया और उनके पिताजी को करना पड़ा, ठीक है। जो गरीब दोस्त है उसके लिए वो व्यवस्था कर दिया, खाने पीने, रहने, पढ़ाई लिखाई सबका। कुछ वर्षों तक पढ़ लिख कर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। जो व्यापारी का पुत्र था वो पढ़ लिख कर व्यवसाय में, मतलब अपने पिताजी के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा, हेल्प करने लगा, सहायता करने लगा। लेकिन अपने मित्र को वे सारे खर्च दिलाता रहा। ऐसा नहीं कि एक महीना देकर छोड़ दिया, 2 महीना
2 महीना देकर छोड़ दिया, वो देता रहा, खर्च दिलाता रहा अपने पिताजी से, जिससे वो निरंतर वो प्रगति करता गया, जिससे जो गरीब मित्र था, उसका दोस्त था, वो निरंतर प्रगति माने आगे बढ़ते गया। आगे चलकर वह दरिद्र बालक, वह जो गरीब बालक था, वो राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि नाना विद्वाओं के ये प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। मतलब अनेक प्रकार के विद्वान से वो विद्वान बना। ठीक है, प्रकांड का मतलब होता है अत्यधिक, है ना, अत्यधिक विद्वान से वो लेस हो गया, मतलब विद्वान हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। ठीक है, उसकी ख्याति सुनकर, उसकी तारीफ सुनकर, ठीक है, उसकी ख्याति सुनकर, मतलब प्रसिद्धि सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वता पर मुग्ध होकर, यानी खुश होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। अब देखिए, वो जो गरीब मित्र था, जो गरीब दोस्त था, वो मंत्री बन गया, राजा उसको अपना मंत्री बना लिया। वो इतना तेज बन गया था कि उसको राजा मंत्री बना लिया। इधर बेचारे व्यापारी के भाग पर वज्रपात हो गया। वज्रपात का मतलब होता है मुसीबत आ गिरा। ठीक है, वज्रपात का मतलब होता है भारी मुसीबत आ जाना। ठीक है, तो इधर बेचारे व्यापारी के भाग पर वज्रपात हो गया। अकस्मात एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए, तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। अकस्मात मतलब एकाएक उसके घर में डकैती हो गया, चोरी हो गई और डाकुओं ने सब सामान चुरा लिए और साथ साथ उसके घर में आग भी लगा दिए। तब अब उसके पास कुछ नहीं बचा। किसके घर? व्यापारी के घर, है ना। तो घर भी फूंक गया। इसी शोक में व्यापारी बेचारा स्वर्ग सिधार हो गया। इसी दुख में जो व्यापारी था, इतना धन संपत्ति कमा के रखा हुआ था और सब चोर ले गए और जो घर था वो भी जल गया। इसी के दुख में, इसी के शोक में वह जो व्यापारी था वो स्वर्ग सिधार हो गया, मर गया। तब देखिए क्या होता है, उसका जो पुत्र था बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया। दाने दाने का मोहताज का मतलब होता है बहुत अधिक गरीब होना। तो जो उसका पुत्र था, जो हेल्प किया था अपने मित्र का, गरीब मित्र का, वो अब उल्टा ही वो अब गरीब हो गया, दाने दाने का मुहताज हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं थी। मैं अपने परिवार को चलाने के लिए उसके पास लास्ट ऑप्शन था भीख मांगना, इसके सिवा कोई उसके पास ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, कोई रास्ता था ही नहीं। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मित्र को फटेहाल भिक्षु के रूप में देख मंत्री को बहुत दुख हुआ। मतलब एक दिन जो है रास्ता में मंत्री देखा अपने दोस्त को भिक्षु के रूप में, ठीक है, भिखारी के रूप में, तो उसको बहुत दुख हुआ। वह उसे घर लेकर आया। मतलब जो मंत्री था अपने दोस्त को अपने घर लेकर आया और मित्र के परिवार को भी बुला लिया। मतलब जो मित्र के परिवार थे, जो भिक्षु के परिवार थे, है ना, उसको भी अपने घर बुला लिया। कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, जो भिक्षु हो चुका था, कि इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे। मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूंगा। मतलब मुझे कुछ पैसा दे दो, मैं फिर से अपना व्यापार शुरू करूंगा, ये कुछ कर्ज मुझे दे दो। ठीक है, तो इस तरह वो करूंगा। और राज्य का मंत्री होते हुए भी उसके मित्र ने इतना धन एकत्र नहीं किया था जिससे वो अपने मित्र की तत्काल सहायता कर सके। मतलब राज्य का तो मंत्री बन गया था, लेकिन लूट घसोट के अपने पास पैसा नहीं रखा था, इतना धनी वो नहीं बना था। ठीक है ना, कि वो विशेष तौर पे किसी की सहायता कर सके, विशेष पैसा दे सके, जिससे वो अपने मित्र की तत्काल सहायता कर सके। कुछ पल सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा। कुछ देर तक मंत्री वो सोचते रहा और व्यापारी से कहा। व्यापारी कौन? व्यापारी का बेटा जो मित्र था। ठीक है, तो व्यापारी से कहा, विपत्ति में घबराते नहीं मित्र,
हमारे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। याचकों का मतलब होता है भिखारियों को, ठीक है, भिखारियों को दान देते हैं। जो याचक सबसे पहले सामने आता है, यानी जो भिखारी सबसे पहले आता है, राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। मतलब राजा जो है उसे 100 मुद्राएं, मुद्रा का मतलब पैसा रुपया होता है, तो 100 मुद्राएं देते हैं। आज से तीसरे दिन ही पूर्णिमा है, मतलब आज से परसों दिन तीसरा दिन ही पूर्णिमा है। तुम कल रात को ही राजमहल पहुंचकर मुझसे मिलना। तुम कल रात को ही राजमहल पहुंचकर मुझसे मिलना। मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था ये कर दूंगा। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएंगी। उससे तुम्हारा परिवार का भरण पोषण हो जाएगा और कुछ व्यापार भी शुरू कर लेना। मतलब उस पैसा से तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा और साथ साथ तुम्हारा व्यापार भी शुरू हो जाएगा उस पैसे से। व्यापारी की सुखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई। जो व्यापारी था वो इतना गरीब हो गया था, निराश हो गया कि जो उसकी लता है वो फिर से हरी हो गई, मतलब वो खुश हो गया यह सुनकर। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा, जो स्थान दिया गया था राजमहल के पास, वो स्थान पर पहुंचा। मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 रुपए मिल गई। जो उसका दोस्त मंत्री था वह जो व्यवस्था किया था, उस व्यवस्था से उसे 100 रुपया मिल गई। वह हंसता हुआ घर लौटा। वह जो भिखारी था, जो व्यापारी था, वह हंसता हुआ घर लौटा। अब उसका परिवार कुछ सुख से रहने लगा। अब जो उसका परिवार है कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई। मैंने अपने गांव लौटकर दोनों मित्र गले मिले और एक दूसरे से विदा हुए। मंत्री राजकाज में लग गया और उसका व्यापारी मित्र अपने व्यवसाय में। अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी और जो व्यापार है वो चमक उठा। मतलब उस पैसे से व्यापार किया और ईमानदारी पूर्वक किया, पूरी शक्ति लगा दिया, पूरा बुद्धि लगा दिया और उसका जो व्यापार हुआ फिर भर गया, ठीक है, चमक उठा। उधर मंत्री संपन्न था का मतलब होता है कि धन धान्य से पूर्ण, मतलब हर चीज से संपन्न था। उधर मंत्री संपन्न था लेकिन सुखी नहीं था। क्यों नहीं सुखी था? देखिए आगे। कारण यह था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। अब उसका जो बेटा था मंत्री का वो बहुत नालायक हो गया था। घर में तो सब सामान था लेकिन अब पारिवारिक दुख हो गया। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था। वो लाख उपाय कर रहा था मंत्री, फिर भी जो बेटा था वो पढ़ लिख नहीं रहा था। न वह किसी सिखाई हुई विद्या को याद रख पा रहा था। मंत्री को अपने मित्र की याद आई। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था, मतलब जो मंत्री था उसको अपने मित्र की याद आई, तो उसके घर जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। जो नालायक बेटा था तो वो भी साथ चलने के लिए जिद कर दिया कि हम भी चलेंगे आपके दोस्त के यहाँ, ठीक है, पकड़ ली। वह उसे भी साथ लिए अपने मित्र के पास पहुंचा। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा का हुआ था। तो वह उसको इसी तरह आश्चर्य हुआ कि जैसे द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण की मित्र सुदामा को हुआ था, मतलब अपने दोस्त को हुआ था। उसी प्रकार मित्र सचमुच लाखपति हो गया था। जो उसका दोस्त था व्यापारी, वो भी सचमुच में लाखपति हो गया था। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया। उसने अपने दोस्त जो मंत्री था उस मंत्री का भव्य स्वागत किया, मतलब बेहतरीन तरीके से स्वागत किया। लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता सता रही थी। हालांकि मंत्री भी गरीब नहीं था, मंत्री भी धनी था, लेकिन अपने पारिवारिक उसका दुख था, ठीक है। तो अपनी चिंता सता रही थी, अपने बेटा की चिंता सता रही थी। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो मुंह लटकाए हुए उसने कहा, किसने कहा?
मंत्री ने कहा कि क्या कहूँ मित्र, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री बना, है ना, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी सीख नहीं सका। मतलब सारी सुविधा है फिर भी जो मेरा पुत्र है कुछ नहीं सीख रहा है। बातचीत के दौरान व्यापारी मित्र ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जान उसके पुत्र से कहा। बातचीत के दौरान में जो व्यापारी मित्र था वह मंत्री मित्र की हर बात को सुना और उसके पुत्र से कहा, जो नालायक पुत्र था मंत्री का, उस पुत्र से कहा, बेटे तुम जानते हो 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था। तब लड़का बोला, हाँ आप एक दरिद्र याचक थे। तब ये व्यापारी बोलता है कि शाबाश, अब यह बताओ कि मैं लाखपति कैसे हो गया। तो लड़का कहता है कि मुझे नहीं मालूम। तो मैं बताऊं। तो व्यापारी का वो कहता है कि मैं बताऊं कि मैं लाखपति कैसे हो गया। तो हाँ बताइए। लड़का कहता है बताइए। अब आगे नंबर पेज पे चलते हैं। देखो तुम्हारे पिता की सहायता से मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली, मैंने राजा से भिखारी बनकर ली। उनसे मैंने व्यापार शुरू किया। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई, लाभ होने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग वो कर देता और कहता कि यह मेरा है, यह मित्र का है। मतलब मैंने उस बिजनेस को आगे किया, उस व्यापार को आगे किया, उस व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति, बुद्धि लगाई और लाभ होने लगा। और उस लाभ को मैं 2 पार्ट में विभक्त किया। मतलब 100 रुपए लाभ हुआ तो इसको 2 पार्ट में मैंने किया। एक जो हुआ वो मेरा हुआ, ठीक है, और एक जो हुआ वो मेरे मित्र का हुआ, मेरे दोस्त का हुआ, है ना, समझ गया। अब आगे देखिएगा। अब आगे है कि यह मेरा है, यह मित्र का। मैं दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता। मतलब मैं दोनों भाग को अलग अलग व्यापार में लगाता। इस तरह व्यापार बढ़ता गया। मतलब मन में ये सोचा था कि ये जो व्यापार है मेरा है और ये जो व्यापार है मेरे दोस्त का है। मतलब वो था अपना ही, लेकिन मन में 2 भाग लगाता था। इस तरह व्यापार बढ़ता गया, लाभ बढ़ता गया। ये क्या समझा तूने? मतलब तुम समझ गए। तब लड़का जो है मैं मंत्री पुत्र हकलाने लगा। मतलब मंत्री का जो पुत्र है अब उसके पास जवाब कहाँ है, मैं करके हकलाने लगा। तब व्यापारी ने उसे प्यार से चूमते हुए कहा, बेटे अगर इसी तरह तुम भी एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे, कभी सोचे हो? तब मंत्री का पुत्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। तब देखिए आगे, शाबाश बेटे। तब व्यापारी ने कहा कि शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, मैं, सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बनो। ठीक है, बनो। क्या तुम हमारी यह इच्छा को पूरी कर सकोगे? व्यापारी कहता है कि क्या तुम हमारी इस बात को, जो मैं बात कहा और जो मेरी इच्छा है, तो तुम इस इच्छा को पूरा कर सकोगे, पूरा कर सकोगे? तब वो मंत्री का बेटा बोला कि अवश्य, हाँ, अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा, अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। फिर अपने पिता से कहा कि पिताजी अब आप राजधानी चलिए, अब आप राजधानी चलिए, मैं आज ही से अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मुझे रास्ता मिल गया, अब जो कुछ भी पढ़ूंगा सब याद रहेगा। मतलब आज से मैं सोच लेता हूँ कि जो कुछ भी मुझे रास्ता मिल गया, मेरा रास्ता क्लियर हो गया, मैं समझ गया, आज से जो कुछ भी मैं पढ़ूंगा वो मुझे याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा वो चैलेंज करता है। मंत्री समझ गया। मंत्री जो है ना, अब उसको सुकून मिला कि चलिए अब मेरा बेटा जो है समझदार हो गया, अब वो काम कर लेगा। मंत्री समझ गया, लड़के की बुद्धि खुल गई। मतलब लड़के की बुद्धि
खुल जाना का मतलब होता है बात समझ में आ गई, है ना। तो लड़के की बुद्धि खुल गई, उसने मुस्कुराते हुए अपने मित्र से विदा ली। उसने मुस्कुराते हुए जो मंत्री था वह अपने दोस्त व्यापारी से विदा लिया, मतलब चल दिया। राजधानी को पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। वो लोग अपने घर पहुंच गए, राजधानी पहुंच गए और वहां पहुंचकर अपने चौगुने मेहनत करने लगा, मतलब 4 गुना मेहनत। जो लोग सोचा भी नहीं था तो चौगुने उत्साह से लग गया। हर रोज वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्रों को भी सिखाता। काल्पनिक मित्र का मतलब होता है जो केवल वो कल्पना करता, सोचता हो कि मेरा और मित्र है, ठीक है। तो काल्पनिक मित्र को भी सिखाता, वह कहता यह मेरा है, यह मेरे मित्र का है। मतलब जो भी चीज सीखता उसको 2 भाग में डिवाइड करता गया। कौन? ये लड़का, ठीक है। इस तरह हर पाठ दोहराया जाता, इस तरह हर पाठ को वो दोहराता था। मतलब एक बार पढ़ता था अपने मन से कि ये मैं पढ़ रहा हूँ इस पाठ को, और दूसरा बार फिर वो पढ़ता था कि अब मैं अपने दोस्त के बदला में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो हर चीज को वो 2 बार पढ़ता था। देखिए आगे है, लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा, वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी ये प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। मतलब पिता वाला पोस्ट अपने ले लिया, उत्तराधिकारी बना। गुरुजी की यह कहानी सबको सुनाते। गुरुजी जो है यह कहानी सबको सुनाते थे। मतलब ये जो कहानी है गुरुजी सुनाए थे किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, यही कहानी। तो गुरुजी यह कहानी सबको सुनाते, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। इस सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ता। सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता। सब जी जान से पढ़ने लगते, स्वयं तो पढ़ते ही अपने सहपाठियों को भी ये पढ़ाते रहते। मीत का भाग भी तो रखना था, मतलब अपने दोस्त का भाग भी तो रखना था। इस तरह यह जो पाठ है, यह पाठ हम लोग का खत्म हुआ। मैंने इस पाठ का अंत किया और हम लोग को इससे यह शिक्षा मिली। सबसे पहले शिक्षा हम लोग को ये मिली कि हम लोग को कोई भी पाठ को पहले 2 बार हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट एक अपने इच्छा से, दूसरा एक अपने दोस्त की इच्छा से। मतलब अब हम लोग इसमें 3 पैटर्न करेंगे कि एक अपने इच्छा से, दूसरी बार ये हम पढ़ेंगे अपने दोस्त के लिए, और तीसरी बार तीसरे को सिखाने के लिए। मतलब जिस चैप्टर को हम लोग खत्म करें और पढ़ लें तो मेरे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि हम उस चैप्टर को दूसरे के सामने एक्सप्लेन कर दें। मतलब दूसरा आदमी को पढ़ा दे। शिक्षा का मतलब वही होता है। गवर्नमेंट स्कूल में के आगे लिखा रहता है, 2 पाया होते हैं, जहाँ गेट होते हैं ना वहां पे एक रहता है शिक्षार्थ आइए, और एक होता है सेवार्थ जाइए। शिक्षार्थ आइए का मतलब होता है कि शिक्षा लेने आइए, और शिक्षा लेकर सेवा करने जाइए। सेवा करने चाहिए। जो आप शिक्षा लिए ना, यहाँ सीखे ना जाइए, तो वो सेवा करने चाहिए, इसी का मतलब होगा। मतलब जो भी आप टॉपिक को पढ़ते हैं, है ना, तो टॉपिक को दूसरे के सामने एक्सप्लेन कीजिए। अगर वो एक्सप्लेन कर देते हैं तभी आप उस चैप्टर का मास्टर बनते हैं, ठीक है। इसी तरह मेरा ये चैप्टर है खत्म हुआ। आप पढ़ते रहिएगा, चैप्टर को क्लियर करते जाइएगा। जो भी चैप्टर आप सीख जाइएगा, जो भी कहानी आप सीखिएगा, अपने बड़ों को या अपने छोटों को जरूर समझाइएगा। जैसे आता है वैसे समझाइए। आधा आता है आधा समझाइए, लेकिन समझाइए। एबिलिटी अपने अंदर रखिए कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।